हाँ जी बच्चे, कंपनी फाइनल अकाउंट इसका लेक्चर नंबर 5, ठीक है जी। 4 लेक्चर मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ इसके ऊपर, और इस वीडियो के अंदर ना हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और कुछ बातें मैं आपको बताऊँगा रिलेटेड टू डिविडेंड। तो कुछ बातें तो हम कर ही चुके थे लास्ट वीडियो में, जो पिछली वीडियो मैंने आपको दी थी, जिसके अंदर आई थिंक 1 घंटा 51 मिनट 1 आवर 51 मिनट के आसपास की वीडियो थी। तो वो उसको आप एक बार अच्छे से देख लेना, क्योंकि आगे के जो क्वेश्चन हैं वो उसी पे बेस्ड हैं, ठीक है। कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, मुझे 3 या 4 क्वेश्चन कराने हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, फाइनल अकाउंट्स के जो क्वेश्चन हैं वो आप अपने आप भी कर सकते हो, क्योंकि उसमें फाइनल अकाउंट्स आपने बनाने और वैसे ही बनाने जैसे मैंने लास्ट आपको क्वेश्चन कराया था। बट फिर भी चलो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करा देता हूँ, ठीक है। PDF मैंने आपको ऑलरेडी दी हुई है, तो क्वेश्चन आप पॉज करके पढ़ लेना बच्चे। वीडियो पॉज करके आप एक बार क्वेश्चन रीड आउट कर लेना बहुत अच्छे से। मैंने फॉर्मेट ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। ये जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 11 कराना है, तो क्वेश्चन नंबर 11 के लिए मैंने फॉर्मेट ऑलरेडी बना के तैयार किया हुआ है, ठीक है जी। ये देख सकते हो आप, मैंने ऑलरेडी फॉर्मेट बना के तैयार किया हुआ है, तो आप फॉर्मेट एक बार प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। हाँ, ये देखो मैंने पूरा फॉर्मेट आपका बना के तैयार किया हुआ है, ताकि टाइम वेस्ट ना हो ज़्यादा, ठीक है ना। क्योंकि फॉर्मेट बनाने में आपको पता ही यार टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, तो इस वजह से मैंने फॉर्मेट ऑलरेडी बैलेंस शीट का भी और P&L स्टेटमेंट का भी फॉर्मेट ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। तो मैंने इसके अंदर सिर्फ रेलिवेंट कॉलम बनाए हैं बैलेंस शीट के अंदर और P&L स्टेटमेंट में। जो जो चीज़ें आपको दे रखी है उससे रिलेटेड रेलिवेंट कॉलम मैंने बनाए हुए हैं, ठीक है। तो करते हैं क्वेश्चन, फिर उसके बाद डिस्कस करते हैं बाकी की बातें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, चलो मैं आपको दिखा भी देता हूँ क्वेश्चन, ठीक है। वैसे मैंने आपको PDF भेजी हुई है, ये देखो, देखना ध्यान से ज़रा। इसमें लिखा हुआ है फ्रॉम द अंडर मेंशन ट्रायल बैलेंस ऑफ गुडलक लिमिटेड। आपको ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है गुडलक लिमिटेड का। कहता है प्रिपेयर अ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 एंड द बैलेंस शीट ऑन दैट डेट। और आपको उसके बाद बैलेंस शीट भी बनानी है। तो ठीक है बच्चे, ये सारी चीज़ें आपको दे रखी हैं। अगर मैं आपसे क्रेडिट बैलेंस की बात करूँ, तो आपको पता है कि क्रेडिट बैलेंस 3 चीज़ों के होते हैं। क्रेडिट बैलेंस इनकम का होता है, क्रेडिट बैलेंस आपकी लायबिलिटीज़ के होते हैं, और क्रेडिट बैलेंस कैपिटल का होता है। मतलब ये जितनी चीज़ें आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं, या तो ये इनकम है, या फिर ये लायबिलिटी है, या फिर ये कैपिटल है। इनकम होगा तो किस में चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में। लायबिलिटी या कैपिटल होगी तो बैलेंस शीट में, सिंपल, ठीक है बच्चे। डेबिट बैलेंस आपको ये सारी चीज़ें दे रखी हैं। और डेबिट बैलेंस आपको किस चीज़ का दे रखा होता है, मतलब डेबिट बैलेंस किन चीज़ों का होता है, एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है और एक्सपेंसेस का डेबिट बैलेंस होता है। इसका मतलब ये जितनी चीज़ें आपको ये इतनी सारी चीज़ें जो दे रखी हैं, या तो ये क्या है, या तो ये एक्सपेंसेस हैं, या फिर ये आपका जो है एसेट्स है, ठीक है ना बच्चे। बाकी ये सब तो ठीक है। ये अब नीचे देखो एडजस्टमेंट्स में आपको क्या क्या दिया हुआ है। लिखा है द ऑथराइज कैपिटल ऑफ द कंपनी इज़ 20 लाख। तो ऑथराइज कैपिटल का कोई काम नहीं होता बच्चे। ऑथराइज कैपिटल कंपनी की मैक्सिमम कैपिटल होती है, जो कंपनी पब्लिक में इशू करके पैसा रेज़ कर सकती है। मतलब मैक्सिमम कंपनी कितने शेयर इशू कर सकती है, 20 लाख रुपए तक के शेयर्स इशू कर सकती है कंपनी मैक्सिमम। तो इसको सिर्फ डिस्क्लोज़र, मतलब ये जो कैपिटल है ये सिर्फ डिस्क्लोज़र के काम आती है। इसका बैलेंस शीट, जब हम बैलेंस शीट का टोटल करते हैं ना बच्चे, तो बैलेंस शीट के टोटल में काउंट नहीं करते इसको। ये सिर्फ एक प्रेजेंटेशन वाली बात है, ये मैं आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है। अभी मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा तो तब मैं आपको करके दिखाऊंगा कि 20 लाख रुपए का करना क्या है। सिर्फ प्रेजेंटेशन दिखानी है और कुछ नहीं करना है इसका। बैलेंस शीट के टोटल में हमेशा पेड अप कैपिटल आती है, ठीक है जी। चलो आगे देखो, फिर आपको एक क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 3.5 लाख रुपये का, ठीक है। लिखा है डेप्रिशिएट प्लांट एंड मशीनरी बाय 20%, ठीक है। और लूज टूल्स को हमने रीवैल्यू करा है 41,000। तो चेक कर लेंगे कि यहाँ पर कितना है। आप ये देखो, अगर आप ऊपर देखोगे एसेट्स होती है लूज टूल, तो डेबिट बैलेंस में आपको नज़र आएगा। ये यहाँ ये दे रखा है डेबिट बैलेंस, ये दे रखा है। लूज टूल दिया हुआ 60,000 का, तो बच्चे 60,000 के लूज टूल्स हैं, लेकिन उसकी रीवैल्यू अमाउंट है 41,000। तो इसका मतलब ये हो गया कि 19,000 के लूज टूल्स हमने यूज़ कर लिए होंगे। तो जितना पार्ट में यूज़ कर चुका हूँ वो चला जाएगा बच्चे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में, बाकी चला जाएगा इन्वेंट्री के अंदर, है ना। लूज टूल्स हमारी इन्वेंट्री होती हैं, तो इन्वेंट्री के कॉलम में दिखा देंगे इसको हम। लिखा है प्रोवाइड 2% एट बैड डेट्स रिजर्व। प्रोविज़न बनाना है बेसिकली आपने डेटर्स के ऊपर, ठीक है बच्चे। फिर ये कुछ लिखा हुआ है डिविडेंड के बारे में, तो जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब बात करेंगे इसके ऊपर। तो इनकम टैक्स का रेट दिया हुआ है, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स वगैरह दिया हुआ है, सब ठीक है।
आगे लिखा है रेंट एंड टैक्सेस, प्लांट एंड मशीनरी, लूज टूल्स, ऑल आर रिलेटेड टू फैक्ट्री। ये सब किससे रिलेटेड है बच्चे? फैक्ट्री से। और ये बात मैंने आपको ऑलरेडी बताई हुई है बच्चे, किसी न किसी लेक्चर में मैंने बताई ज़रूर होगी कि अब हम ये नहीं देखते कि खर्चा कहाँ पे हुआ है। मतलब जब हम कंपनी के फाइनल अकाउंट बनाते हैं, प्लीज़ सुनना मेरी बात, जब हम किसी कंपनी का P&L स्टेटमेंट बनाते हैं तो हम ये नहीं देखते कि वो कहाँ पे खर्च हो रहा है। उससे क्या मतलब है बच्चे? रेंट है, आपने कॉलम बनाए हुए हैं, तो रेंट को हम किस में दिखाते हैं? अदर एक्सपेंसेस में। आपको ये पता है ना? देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो आप एक्सपेंसेस के ये रहे परचेजेस, फिर लिखा है चेंजेस इन इन्वेंट्री, फिर लिखा है एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंसेस यानी कि सैलरी वेजेस वगैरह आ जाता है, फाइनेंशियल एक्सपेंस इसमें इंटरेस्ट वगैरह आ जाता है, डेप्रिसिएशन आ गया, फिर लिखा है इसमें अदर एक्सपेंसेस। तो अदर एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है बच्चे? जो कोई भी ऐसा खर्चा जो इनमें किसी में भी कवर नहीं हुआ वो किस में आ जाएगा? अदर एक्सपेंसेस में। तो रेंट हो गए, बैड डेट्स हो गए, इंश्योरेंस प्रीमियम हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, जितने खर्चे हो सकते हैं सब किस में आने? अदर एक्सपेंसेस में। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि फैक्ट्री के खर्चे हों, ऑफिस के खर्चे हों, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट के खर्चे हों, कहीं के भी खर्चे हों, उससे कोई मतलब नहीं है। आप ये देखना कि अगर वो कोई खर्चा इनमें कहीं भी आ सकता है तो उसको वहाँ दिखाओ, नहीं आ सकता तो आप उसको अदर एक्सपेंसेस की हेडिंग में दिखा देना। और अदर एक्सपेंसेस के हमने कॉलम बनाए हुए हैं, सबके लिए कॉलम नंबर दिए हुए हैं, तो सबकी डिटेल्स वहाँ दिखाएंगे। यहाँ तो हमें फाइनल फिगर दिखानी होती है ना जी। चलो तो फाइनली क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बच्चे। P&L स्टेटमेंट का भी फॉर्मेट मैंने बना के रखा हुआ है और यहाँ पर मैंने बैलेंस शीट का भी फॉर्मेट बना के रखा हुआ है। ठीक है, आप प्लीज़ क्वेश्चन बहुत अच्छे से एक बार रीड आउट कर लेना। ठीक है, PDF मैंने आपको भेजी हुई है आप। और एक बात और मैं आपको बता देता हूँ, बैलेंस शीट के अंदर मैंने सिर्फ उतनी चीज़ें दिखाई हैं जितनी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। मतलब जैसे आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, क्वेश्चन आप एक बार ध्यान से पढ़ लेना तो आपको बात समझ आ जाएगी। अब जैसे शेयर होल्डर फंड है, शेयर होल्डर फंड में यहाँ शेयर कैपिटल है, यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस आता है, फिर यहाँ पर एक चीज़ और आती है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। तो मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट क्वेश्चन के अंदर नहीं दिया हुआ, तो अगर वो नहीं दिया हुआ तो मैंने उसका कॉलम नहीं बनाया, सिंपल है ना। फिर उसके बाद आता है एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, वो भी नहीं दिया हुआ क्वेश्चन के अंदर, तो मैंने उसको नहीं दिखाया। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जो चीज़ें हैं उसके कॉलम आपको बनाने हैं, तो इसलिए क्वेश्चन आपको बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। अब जैसे इसमें नॉन करंट लायबिलिटी है बच्चे, आपको पता है सबको ये बात कि नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर 4 चीज़ें आती हैं। एक तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आती है, एक आपका डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आता है, एक आपका लॉन्ग टर्म प्रोविज़न आता है और एक आपका अदर नॉन करंट लायबिलिटी आता है। तो आपको क्वेश्चन में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स तो दे रखी हैं, आप क्वेश्चन पढ़ लेना, आपको नज़र आ जाएगा। ठीक है बच्चे, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स तो आपको दे रखी हैं, लेकिन आपको बाकी की चीज़ें जो लॉन्ग टर्म प्रोविज़न है, अदर नॉन करंट लायबिलिटी है, वो कुछ नहीं दिया हुआ, या डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी नहीं दिया हुआ, तो मैंने उससे कॉलम बनाया ही नहीं। समझ रहे हो ना आप मैं क्या कह रहा हूँ? तो इसी हिसाब से मैंने पूरी बैलेंस शीट फ्रेम करी है, पूरा क्वेश्चन पढ़ के जितनी चीज़ें दे रखी हैं उसी हिसाब से मैंने कॉलम बनाया है, और वही काम आपने एग्ज़ाम में भी करना है। ठीक है, फालतू के कॉलम नहीं बनाने, इसलिए आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छे से करके चलना। ठीक है, ताकि आपको क्वेश्चन पढ़ो तो आपको पता चल जाए कि हाँ भाई कौन सी चीज़ कहाँ पे जाती है, उसके अकॉर्डिंगली फिर हम अपने कॉलम बना लेंगे। ठीक है बच्चे, तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, और क्वेश्चन आप सबके पास है ही। ठीक है, ये देखो मैंने आपके सारे नोट्स भी बना के तैयार किए हुए हैं। ये देखो, ये नोट्स वगैरह भी मैंने ऑलरेडी बना के प्रिपेयर किए हुए हैं, सिर्फ फिलअप करना है और कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले ये देखिए बच्चे, क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो आपको सबसे पहले इसके अंदर, एक मिनट में दिखाता हूँ। ये रहा, तो आपको पता ही है बच्चे क्वेश्चन कैसे करना होता है। हम हमेशा नीचे से स्टार्ट करते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन से। तो फर्स्ट एडिशनल इन्फॉर्मेशन किस चीज़ के लिए दी हुई है? ऑथराइज कैपिटल ऑफ द कंपनी 20 लाख। तो मैंने आपको वही बताया कि ऑथराइज कैपिटल सिर्फ डिस्क्लोजर के काम आती है, तो इसको हम शेयर कैपिटल के कॉलम में दिखाएंगे। ठीक है बच्चे, बैलेंस शीट के अंदर मैं दिखाता हूँ कैसे दिखाना होता है। ये देखो बच्चे, ये बैलेंस शीट है हमारी। बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल का नोट नंबर 6, ये रहा नोट नंबर 6 ये रहा। ठीक है जी, तो नोट नंबर 6 के अंदर आप बस यहाँ पे दिखा देना ऑथराइज शेयर कैपिटल 20 लाख रुपीज़ कंपनी की ऑथराइज शेयर कैपिटल है, दैट्स इट। आप इसको क्लोज कर देना और कुछ नहीं करना बच्चे इसका। ठीक है, बैलेंस जब टोटलिंग करेंगे तो ऑथराइज कैपिटल का नाम नहीं आता,
ऑथराइज कैपिटल से प्रेजेंटेशन के काम आती है। आप हमेशा टोटलिंग में पेड अप कैपिटल को काउंट करोगे। समझ गए बच्चे यहाँ तक बात? पेड अप कैपिटल हमेशा काउंट होती है टोटल के अंदर, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट अगर आप देखोगे तो फिर क्या दिया हुआ है आपको, उसके बाद देखो आप क्वेश्चन के अंदर ये रहा, इसके बाद आपको क्वेश्चन में ये रहा बच्चे क्वेश्चन, जो मैंने आपको PDF भेजी है वो इसी में से भेजी है। इसके बाद आपसे कहता है स्टॉक ऑन 31 मार्च 2017 3.5 लाख रुपए। तो क्लोजिंग स्टॉक के बच्चे, तो ये तो बैलेंस शीट के बाहर, इसमें ट्रायल बैलेंस के बाहर है। तो आपको पता है ये बात कि एक तो हम P&L स्टेटमेंट में चेंजेस इन इन्वेंट्री में दिखाते हैं, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, और फिर एक क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट में भी जाता है इन्वेंट्री की हेडिंग में, ठीक है। चलिए तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले तो आप P&L स्टेटमेंट में दिखाओगे, ये रहा P&L स्टेटमेंट है, ये देखो बच्चे, इसमें दिखाओगे ना चेंजेस इन इन्वेंट्री, तो ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक तो आपको ट्रायल बैलेंस के बाहर नज़र आ जाएगा, उसमें दिया हुआ है आपको क्लोजिंग स्टॉक 3.5 लाख रुपये, 3,50,000 रुपीज़ का स्टॉक आपको दिया हुआ है। और ओपनिंग स्टॉक आप चेक करना, ट्रायल बैलेंस के अंदर आपको दिया हुआ है, ट्रायल बैलेंस में सबसे ऊपर दिया हुआ है डेबिट बैलेंस में 3 लाख रुपये का दिया हुआ है। 3 लाख रुपये का ओपनिंग स्टॉक, 3.5 लाख रुपये का क्लोजिंग स्टॉक, तो आपका आंसर नेगेटिव आ जाएगा 50,000 रुपये, 50,000 रुपीज़ नेगेटिव, ठीक है बच्चे, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा है इस वजह से। अच्छा, दूसरी बात और बताओ कि ये जो क्लोजिंग स्टॉक है 3.5 लाख रुपये, तो ये क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पे जाएगा? और ये क्लोजिंग स्टॉक फिर बैलेंस शीट में भी जाता है बच्चे, आपको पता है। बैलेंस शीट में कहाँ पे? इन्वेंट्री की हेडिंग में, ये रहा एसेट साइड में, मैं आपको बता दूँ, ये रहा बैलेंस शीट में दिखाएंगे हम यहाँ पे इन्वेंट्री की हेडिंग में 15 नंबर कॉलम, ठीक है। तो 15 नंबर में हम दिखाएंगे इन्वेंट्री, ये रहा 15 इन्वेंट्री। यहाँ पे हम दिखाएंगे बच्चे क्लोजिंग स्टॉक, और क्लोजिंग स्टॉक है 3.5 लाख रुपये। आइयो, बात समझ आई हो आपको यहाँ तक? अच्छा बच्चे, आगे पढ़ोगे क्वेश्चन तो डेप्रिसिएशन लगाने के लिए कह रहा है। अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो इसके अंदर आपसे क्वेश्चन डेप्रिसिएशन लगाने के लिए कह रहा है। प्लांट एंड मशीनरी पे 20% और लूज टूल्स को रिवैल्यू करवा रहे हैं 41,000 पे। तो प्लांट एंड मशीनरी आप चेक करना, एसेट्स हैं तो आपको डेबिट कॉलम में नज़र आएगी बच्चे। प्लांट एंड मशीनरी इसके अंदर जो आपको दिया हुआ है 2.5 लाख रुपये दिया हुआ है। और प्लांट एंड मशीनरी किस में आती है बच्चे? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में, है ना, जिसको हम टेंजिबल फिक्स एसेट कहते हैं, टेंजिबल FA। तो इसके अंदर हम दिखाएंगे प्लांट एंड मशीनरी। आप पहले इसको इनर कॉलम में दिखाना 2.5 लाख रुपये, फिर इसमें से आप डेप्रिसिएशन लेस करके दिखाओ, माइनस डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 20% लगाने के आ रहा है बच्चे, 20%। तो ये आ जाएगा आपका 50,000 रुपये, ठीक है जी। तो 2 लाख रुपये आ गया। और आपको पता है ये ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया हुआ है, तो फिर डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी जाता है बच्चे। अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कहाँ पे जाएगा? एक हेडिंग बनाते हैं हम, एक हेडिंग बनाते हैं, ये रहा डेप्रिसिएशन एंड एमोटाइजेशन के नाम से नोट नंबर 4। तो नोट नंबर 4 ये रहा, हम इसके अंदर दिखाएंगे डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है जी। 20% हमने डेप्रिसिएशन लगाया था बच्चे, तो 50,000 रुपये का डेप्रिसिएशन आ गया, ठीक है। उसके बाद आती है बात लूज टूल्स की, उसमें लूज टूल्स दिया हुआ है 41। तो लूज टूल्स तो बच्चे इन्वेंट्री होती है हमारी, इन्वेंट्री के में दिखाएंगे लूज टूल्स 41,000 रुपीज़, ठीक है। आपको पता है अगर मैं आपको ट्रायल बैलेंस दिखाता हूँ बच्चे, तो ये देखो आप लूज टूल्स इसके अंदर आपको कितना दिया हुआ है 60,000, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है नहीं जी उसकी वैल्यू 41,000 रह गई। तो इसका मतलब ये हो गया ना कि 19,000 के लूज टूल्स मैंने यूज़ कर लिए होंगे या राइट ऑफ कर देंगे, ठीक है ना। तो बच्चे तो लूज टूल्स हम किस में दिखाएंगे? हाँ जी, आप ये देखो लूज टूल्स राइट ऑफ करने, तो क्या इसके लिए कोई सेपरेट हेडिंग है? एक बात ध्यान रखना बच्चे, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन फिक्स एसेट के लिए होता है। कहीं आप ये सोचो ना कि लूज टूल्स पे डेप्रिसिएशन लग रहा है, नहीं, लूज टूल्स पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता, उसको यूज़ कर लेते हैं हम लोग, तो वो अदर एक्सपेंसेस में आएगा। ये किसके लिए यूज़ किया जाता है? फिक्स एसेट्स के लिए, टेंजिबल फिक्स एसेट के लिए, ये इंटेंजिबल फिक्स एसेट के लिए, ठीक है। तो करंट एसेट कम हो रही है, तो किस में दिखाएंगे हम? अदर एक्सपेंसेस में, जो लूज टूल्स राइट ऑफ करें आपने 5th नंबर कॉलम में।
5th नंबर कॉलम ये रहा, ठीक है। इसमें दिखाएंगे हम लूज टूल्स रिटर्न ऑफ, लूज टूल्स रिटर्न ऑफ 19,000 रुपये। आइए अब समझ आइए बच्चे आपको बात। अच्छा, लूज टूल्स के बाद जो आपको नेक्स्ट दिया हुआ है इसके अंदर, वो आपसे डेटर्स के ऊपर प्रोविज़न बनाने के लिए कह रहा है 2%। तो बना लेते हैं, आप चेक करना ज़रा डेबिट बैलेंस, ट्रायल बैलेंस चेक करना। आपको डेटर्स देगा क्वेश्चन में, क्वेश्चन के अंदर बच्चे डेटर्स आपको बता रहा 2 लाख रुपए। प्लीज़ आप चेक कर लेना। डेटर्स आपको पता है बैलेंस शीट में दिखाते हैं हम ट्रेड रिसीवेबल के अंदर, ये रहा, ये ट्रेड रिसीवेबल आता है करंट एसेट्स के अंदर। हमने उसको नोट नंबर 16 नंबर दिया है, तो हम नोट नंबर 16 में दिखा देंगे इसको। ये रहा नोट नंबर 16 ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है। तो हम यहाँ पे दिखाएंगे डेटर्स, और डेटर्स इसके अंदर जो दिए हुए हैं आपको, डेटर्स दिया हुआ है बच्चे 2 लाख रुपए, 2 लाख। और इसमें से फिर हम माइनस करेंगे प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट एट द रेट ऑफ 2%। 2% का हमें प्रोविज़न बनाना है, तो 2 लाख का 2% निकाल देते हैं, ये आपका आ जाएगा 4,000 रुपये, ठीक है बच्चे। लेस करके कितना आ गया ये 1,96,000। और आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि ये ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया हुआ है, तो अगर ये ट्रायल बैलेंस के बाहर है तो फिर ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में भी जाएगा। और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कहाँ पे, ये रहा आपका P&L स्टेटमेंट, तो अदर एक्सपेंसेस की हेडिंग में जाएगा, क्योंकि इसके लिए कोई सेपरेट हेडिंग तो है नहीं। तो नोट नंबर 5 में, ये रहा नोट नंबर 5, है ना जी। इसके अंदर हम दिखाएंगे प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट, 4,000 रुपये हमें इसमें दिखाना है, ठीक है बच्चे। इसके बाद जो इसका नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, इसके बाद दिया हुआ है डिविडेंड के ऊपर। प्लीज़ ध्यान देना, अगला जो पॉइंट दिया हुआ है वो ये रहा, ये डिविडेंड वाला दिया हुआ है। तो डिविडेंड वाला पॉइंट हम बाद में देखेंगे जब पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। पॉइंट नंबर 5 और पॉइंट नंबर 6, 7 ये तो बाद में ही आएंगे, क्योंकि टैक्स भी प्रॉफिट आने के बाद ही लगेगा। तो ये 3 पॉइंट इग्नोर कर देते हैं फ़िलहाल के लिए, ठीक है। आगे क्या लिखा है, रेंट एंड टैक्सेस, प्लांट एंड मशीनरी, लूज टूल्स एट्सेट्रा ऑल आर रिलेटेड टू फैक्ट्री, ठीक है जी, ऑल आर रिलेटेड टू फैक्ट्री। तो कहीं के भी हो उससे कोई मतलब नहीं है। इंश्योरेंस इज़ रिलेटेड टू ऑफिस। ये सारे खर्चे किस में जाने बच्चे, आपका अदर एक्सपेंसेस में। रेंट किस में जाएगा, अदर एक्सपेंसेस में। प्लांट एंड मशीनरी तो एसेट होती है, इसका जो डेप्रिसिएशन है वो जाता है डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन के अंदर, ठीक है ना, यहाँ तक बात। तो ये चीज़ें हैं। तो हो गया वैसे क्वेश्चन ऑलमोस्ट, अब बस मतलब एडजस्टमेंट सारी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हमें क्या करना है, अपना ट्रायल बैलेंस चेक करना है। ये देखो आप, तो सबसे पहले हम क्रेडिट बैलेंस से स्टार्ट कर लेते हैं बच्चे। आपको दिया हुआ है इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख रुपए, ये दिया हुआ है, ये पेड अप कैपिटल है आपके 10 लाख रुपए। तो इसको तो हम शेयर कैपिटल के कॉलम में दिखाएंगे, ये रहा, है ना जी। यहाँ पे हम लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल। और ये इक्विटी शेयर कैपिटल आपको दिया हुआ है 10 लाख, 10 लाख रुपीज़। इक्विटी शेयर कैपिटल के बाद बच्चे आपको 5% डिबेंचर्स दिए हुए हैं। तो डिबेंचर्स तो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स होती है, वो तो हम इसमें दिखाएंगे। ये आपको दिया हुआ है 5% डिबेंचर, 5% डिबेंचर आपको दिया हुआ है 2.5 लाख रुपए। और इसके ऊपर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 5%। इसका मतलब समझते हो क्या है, कि हमें 5% का ब्याज देना होता है इसके ऊपर। तो 2.5 लाख रुपए का अगर मैं 5% देखता हूँ तो ये कितना आता है बच्चे, 12,500, राइट। तो 1 साल का ब्याज कितना बनता है, 12,500। आप एक बार ज़रा चेक कर लो क्या ये ट्रायल बैलेंस में है या नहीं। यहाँ पे होगा ना, ये देखो दिया हुआ है डिबेंचर इंटरेस्ट, कितना लिखा हुआ है, 6250। इसका मतलब समझते हो क्या होता है कि 12,500 में से 6,250 रुपये का इंटरेस्ट, यानी कि हाफ़ ईयर का, वो तो हमने पे कर दिया, लेकिन बाकी हाफ़ जो बच गया 6250 वो हमने पे नहीं करा। तो इसका मतलब वो आउटस्टैंडिंग है। ब्याज बनता कितना है 1 साल का पूरा, 12,500 रुपये बनते हैं ना भाई। 2.5 लाख रुपए के डिबेंचर है, 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। 2.5 लाख के डिबेंचर 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो 12,500 रुपये बनते हैं।
12,500 में से 6,250 रुपये आपने पे कर दिए, मतलब रिकॉर्ड में आ गए, तो बाकी के 6,250 तो अनरिकॉर्डेड रह गए ना, या आउटस्टैंडिंग हो गए। तो उसका ट्रीटमेंट क्या करोगे आप? वही जो आप 11th में करते थे, पहले ऐड कर दोगे, फिर उसको बैलेंस शीट में दिखा देंगे लायबिलिटी साइड में, सिंपल। ठीक है जी। तो अब मुझे बताओ, ब्याज है तो किस में जाएगा? फाइनेंस एक्सपेंस में। और फाइनेंस एक्सपेंस के लिए हमने कॉलम नंबर जो है 3 बनाया हुआ है, ये रहा कॉलम नंबर 3, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस। आप यहाँ पे लिखना बच्चे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। इसमें से पे कितना कर दिया आपने? 6250, ये हम पे कर चुके हैं। और बाकी के क्या हैं बच्चे? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, आउटस्टैंडिंग कितना? 6250, तो टोटल आ गया 12,500। ठीक। और ये जो आउटस्टैंडिंग है ये किस में जाएगा बच्चे? बैलेंस शीट के अंदर। बैलेंस शीट में कहाँ पे? लायबिलिटी साइड में। लायबिलिटी साइड में कहाँ पे बच्चे? करंट एसेट्स के अंदर, क्योंकि आने वाले 12 महीने में हमें उसको पे करना होता है। तो ये किस में आ जाएगा बच्चे? करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी में। अच्छा, करंट लायबिलिटी में भी कहाँ पे? क्योंकि करंट लायबिलिटी तो मेन हेडिंग हो गई, तो उसकी सब हेडिंग भी तो है। ये देखो मैं दिखाता हूँ, ये करंट लायबिलिटीज़ हैं। तो करंट लायबिलिटीज़ में बोरोइंग्स में आएगा नहीं, क्योंकि हमने कोई पैसा बोरो थोड़ी ना करा है इंटरेस्ट का। ट्रेड पेबल्स इसमें भी नहीं आता, क्योंकि इसमें तो क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल आते हैं। अदर करंट लायबिलिटी या शॉर्ट टर्म प्रोविज़न, तो शॉर्ट टर्म प्रोविज़न में भी नहीं आएगा। तो ये किस में आता है बच्चे? अदर करंट लायबिलिटीज़ में, नोट नंबर 11। ठीक है ना। तो अदर करंट लायबिलिटीज़ में दिखाएंगे इसको, नॉन करंट लायबिलिटी, अदर करंट लायबिलिटी, नोट नंबर 11। ये रहा, ये नोट नंबर आपका 11 है। इसमें हम दिखाएंगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, ये आपका आ रहा है 6250। आई होप आपको बात समझ आएगी बच्चे। इसके बाद जब आप आगे बढ़ोगे क्वेश्चन में, तो डिबेंचर के बाद इसके अंदर आपको सेल्स दी हुई है 18,50,000 की। तो सेल्स तो बच्चे 18,50,000 रुपये P&L स्टेटमेंट में जाएगी। ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नेट सेल, इसमें हम दिखाएंगे ना 12 लाख, कितना है ये? 18,50,000 रुपये। अच्छा, एक बात और बताओ, ये रहा, ये 18,50,000 रुपये की सेल्स आपको दी हुई है। ठीक है। अब मुझे एक चीज़ बताओ, अगर कोई सेल्स रिटर्न हुई तो वो आपको कहाँ पे नज़र आएगी? क्या वो क्रेडिट में ही नज़र आएगी या डेबिट में नज़र आ सकती है? तो बच्चे वो हमेशा डेबिट में नज़र आएगी। ध्यान रखना इस बात का। सेल्स का बैलेंस क्रेडिट होता है, तो उसके रिटर्न का बैलेंस आपको डेबिट में नज़र आएगा। तो आप जब सेल्स को रिकॉर्ड करोगे तो आप एक बार चेक कर लेना कि कोई रिटर्न तो नहीं दे रखी है आपको। सेल्स रिटर्न, इसी का दूसरा नाम होता है रिटर्न इनवर्ड। सुना मैंने क्या बोला? सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम होता है रिटर्न इनवर्ड। हो सकता है वो आपको दे रखा हो। तो ये देख लो आप, यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक है, रेंट एंड टैक्सेस हैं, परचेजेस, वेजेस, फ्यूल वगैरह। पढ़ना क्वेश्चन पूरा एंड तक। तो मेरे को तो नज़र नहीं आ रही बच्चे, नहीं है। ठीक है ना। तो डायरेक्टली 18,50,000 रुपये की सेल्स आप P&L स्टेटमेंट में दिखा देना। ये रहा 18,50,000 रुपये, 18,50,000 रुपये। ₹18,50,000 रुपीज़ आपका आ गया। नेक्स्ट पार्ट जब आप देखोगे बच्चे इसके अंदर, इसके बाद जो नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, सेल्स के बाद आपको दिए हुए हैं क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स तो बैलेंस शीट में आते हैं, करंट लायबिलिटी में। आप ये देखो, ये रही करंट लायबिलिटी आपकी, है ना जी। तो करंट लायबिलिटी में किस में दिखाएंगे हम? ट्रेड पेबल्स में, नोट नंबर 10। ठीक है ना। मैंने टाइम बचाने के लिए बच्चे ऑलरेडी फॉर्मेट वगैरह बना के रखा हुआ है, तो इस वजह से नोट नंबर 10 में दिखाएंगे हम लोग। ये रहा नोट नंबर 10। ठीक है जी। इसमें हम दिखाएंगे क्रेडिटर्स, और जो इसमें क्रेडिटर्स हैं, क्रेडिटर्स आपको दिए हुए हैं इसमें 80,000, 80,000 रुपये। अच्छा, क्रेडिटर्स के बाद इसमें बैंक ओवरड्राफ्ट है बच्चे। तो बैंक ओवरड्राफ्ट तो बोरोइंग्स होती हैं, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में आती है। ये रहा इसका कॉलम। तो हम यहाँ दिखाएंगे बैंक ओवरड्राफ्ट, और बैंक ओवरड्राफ्ट आपको दिया हुआ है 1,20,000 रुपये। बैंक ओवरड्राफ्ट के बाद है डिस्काउंट। तो डिस्काउंट रिसीव्ड है इसका मतलब ही।
तो इनकम के कॉलम में आएंगे ना, अदर इनकम। डिस्काउंट अगर आपको क्रेडिट में दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि डिस्काउंट का पैसा आपको मिला होगा, मतलब पैसा तो नहीं, आपको रिडक्शन मिली होगी प्राइसेस में। आपके सप्लायर ने आपको रिडक्शन दिया तो वो आपके इनकम है तो P&L स्टेटमेंट में दिखाएंगे हम लोग अदर इनकम के अंदर। डिस्काउंट आपको दिया हुआ है इसमें 22,000 रुपये, 22,000। ठीक है बच्चे। इसके बाद जो नेक्स्ट आपको दिया हुआ है ट्रांसफ़र फ़ी भी इसी में आएगी। कोई शेयर होल्डर आया होगा कंपनी के पास अपने शेयर्स ट्रांसफ़र करवाने, तो कंपनी ने उससे फ़ीस चार्ज करी है, तो ये ट्रांसफ़र फ़ीस आ गई 1,000 रुपये। इसके बाद बच्चे रिटर्न आउटवर्ड दिया हुआ है, आप क्वेश्चन पढ़ना। तो रिटर्न आउटवर्ड दिया हुआ है, तो रिटर्न आउटवर्ड क्या है हमारे लिए, परचेज़ रिटर्न होती है। रिटर्न आउटवर्ड का मतलब होता है परचेज़ रिटर्न, और रिटर्न इनवर्ड का मतलब होता है सेल्स रिटर्न। परचेज़ का बैलेंस होता है डेबिट, तो उसके रिटर्न का बैलेंस होगा क्रेडिट, समझ रहे हो। तो इसलिए वो आपको क्रेडिट बैलेंस में दिया हुआ है। नेक्स्ट बच्चे क्रेडिट साइड हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम अपनी जो है डेबिट साइड पे आते हैं। ये रहा, ये देखो आप, ये दिया हुआ रिटर्न आउटवर्ड 1,000 रुपये, तो इसकी परचेजेस आपको यहाँ दे रखी होगी। ये देखेंगे क्वेश्चन, देखो क्या लिखा है। ओपनिंग स्टॉक 3 लाख हो चुका है ये तो। फिर लिखा है रेंट एंड टैक्सेस 60,000। क्वेश्चन ये कह रहा था लास्ट पॉइंट में कि भाई वो फैक्ट्री से रिलेटेड है। अरे भाई कहीं के भी रिलेटेड हो, आएंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में ना, बस। तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में हम दिखाएंगे। रेंट एंड टैक्सेस है बच्चे, कोई अलग से कॉलम तो इसके लिए है नहीं, तो आप इसको अदर एक्सपेंसेस की हेडिंग में दिखाओगे। तो अदर एक्सपेंसेस में हम यहाँ दिखाएंगे रेंट एंड टैक्सेस, रेंट एंड टैक्सेस। और ये आपको फिगर दी हुई है इसके अंदर 60,000 रुपीज़ की, 60,000 रुपये के रेंट एंड टैक्सेस दिए हुए हैं। इसके बाद है बच्चे परचेजेस। तो परचेजेस तो हम P&L स्टेटमेंट में दिखाते हैं, ये रही परचेजेस नेट करके, ठीक है ना। परचेजेस आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 6,09,000 रुपये, 6,09,000, 6,09,000। इसमें से 1,000 रुपये हमने रिटर्न आउटवर्ड माइनस करना है, जो आपको ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में दिया हुआ है, क्रेडिट बैलेंस में। तो आपका ये 6,08,000 रुपये आ जाएगा। 6,08,000 रुपीज़ आपकी परचेजेस आ रही है, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद देखो नेक्स्ट, इसके बाद है बच्चे परचेजेस के बाद है वेजेस। तो ये तो वेजेस तो एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंस नोट नंबर 2 में आएंगे, हम यहाँ दिखाएंगे वेजेस। और वेजेस इसके अंदर आपको दी हुई है 5,52,000। वेजेस के बाद है डिस्काउंट, डेबिट में दिया हुआ है बच्चे। तो डेबिट में देने का मतलब है कि आपने अब की बार अपने कस्टमर्स को डिस्काउंट दिए, तो डिस्काउंट अलाउड है ये, तो आपके लिए नुकसान है। अदर एक्सपेंसेस में दिखाएंगे डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट डेबिट में होने का मतलब है नुकसान, एक्सपेंस, लॉस, कुछ भी कह लो आप। और ये डिस्काउंट अलाउड आपको दिया हुआ है इसमें 15,000 रुपये, 15,000। इसके बाद है बच्चे डिस्काउंट अलाउड के बाद है फ्यूल। तो फ्यूल का खर्चा भी इसी में आएगा, कुछ भी हो बच्चे खर्चे, कोई स्पेसिफिक कॉलम तो है नहीं, 25,700। फ्यूल के बाद है इसमें बिल्डिंग हमारी एसेट्स होती है, तो इसको बैलेंस शीट में दिखाएंगे। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इसके लिए हमने नोट नंबर 13 बनाया था, ये रहा है ना जी। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बिल्डिंग, और बिल्डिंग हमारी आ जाएगी यहाँ पे 7 लाख रुपये, 7 लाख रुपीज़। अच्छा, बिल्डिंग के बाद है बच्चे कैरेज इनवर्ड। तो इनवर्ड हो या आउटवर्ड हो, आएगा किस में बच्चे, अदर एक्सपेंसेस में, क्योंकि कोई स्पेसिफिक हेडिंग इसके लिए नहीं है। कैरेज इनवर्ड, और एक कैरेज इनवर्ड इसके अंदर जो आपको दिया हुआ है दैट इज़ 11,750। डेटर्स तो हो चुका हमारा। डेटर्स के बाद है बच्चे गुडविल हमारे लिए क्या है, गुडविल हमारे लिए एसेट्स है, इनटेंजिबल एसेट्स। तो मैंने ना उसका कॉलम एक्चुअली बनाया नहीं है, वो इसलिए नहीं बनाया क्योंकि वो एक ही कॉलम था। ये बनाया, देख लेता हूँ, हाँ बनाया है, ये रहा इनटेंजिबल फिक्स एसेट नोट नंबर 14, ये बनाया हुआ है, ठीक है। तो नोट नंबर 14 मैंने बनाया हुआ है, तो ठीक है दिखा देते हैं नोट नंबर 14 में। ये रहा इनटेंजिबल एसेट्स नोट नंबर 14 में, यहाँ दिखा देते हैं आपका गुडविल। और गुडविल की वैल्यू जो इसमें दी हुई है, वो गुडविल की वैल्यू इसमें दी हुई है बच्चे
1,30,000, 1,30,000 रुपीज़। ₹1,30,000 आपको दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट गुडविल के बाद है बच्चे इसके अंदर, गुडविल के बाद है एडवांस टैक्स। तो एडवांस टैक्स का मतलब होता है कि आपने एडवांस में पे किया हुआ है टैक्स, तो आप इसको शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में दिखा सकते हो। करंट एसेट्स में दिखाएंगे शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, क्योंकि जो भी टैक्स हमने एडवांस में दिया है वो आने वाले 1 साल के अंदर अंदर एडजस्ट हो जाता है बच्चे। तो आप इसको नोट नंबर 18 में दिखाना, मैंने नोट नंबर 18 बनाया हुआ है शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस के लिए, तो आप यहाँ दिखा सकते हो इसको एडवांस टैक्स। और एडवांस टैक्स आपको इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 50,000 रुपीज़, 50,000 रुपये का आपको एडवांस टैक्स दिया हुआ है। इसके बाद है बच्चे एडवांस टैक्स के बाद प्लांट एंड मशीनरी तो हो चुका है ये, तो उसके बाद है लूज टूल्स, ये भी हो गया। इन्वेंट्रीज में हम ऑलरेडी दिखा चुके हैं फेयर वैल्यू उसकी। उसके बाद है एडवर्टीज़मेंट, एडवर्टीज़मेंट तो हमारा खर्चा है बिज़नेस का, तो मैं इसको किस में दिखाऊंगा बच्चे, अदर एक्सपेंसेस में, ये रहा है ना जी, इसमें दिखाएंगे हम यहाँ पे एडवर्टीज़मेंट, एडवर्टाइजमेंट या एडवर्टीज़मेंट, जो मर्जी प्रोनाउंस करो आप। एडवर्टीज़मेंट इसके अंदर बच्चे 30,000 रुपये का दिया हुआ है, 30,000 की एडवर्टीज़मेंट है। एडवर्टीज़मेंट के बाद है जनरल एक्सपेंसेस, तो वो भी इसी में आएंगे, जनरल एक्सपेंसेस। जनरल एक्सपेंसेस, और ये जनरल एक्सपेंसेस आपको कितना दिया हुआ है, जनरल एक्सपेंसेस आपको 44,000 दिए हुए हैं बच्चे, 44,000। जनरल एक्सपेंसेस के बाद इसके अंदर बैड डेट्स दिए हुए हैं, तो वो बैड डेट्स इसमें आ जाएगा। बैड डेट्स जो है 10,300, कोई स्पेसिफिक हेडिंग नहीं होती ना इनके लिए, इस वजह से। डिबेंचर इंटरेस्ट हो चुका बच्चे। इसके बाद इसमें मिसलेनियस एक्सपेंस है, वो भी इसके अंदर आ जाएगा, मिसलेनियस एक्सपेंसेस। और मिसलेनियस एक्सपेंसेस आपको 30,000 रुपये दिया हुआ है, 30,000 रुपीज़। और मिसलेनियस एक्सपेंसेस के बाद है इंश्योरेंस, तो वो भी इसके अंदर आ जाएगा, इंश्योरेंस 10,000, इंश्योरेंस। इसके बाद है बच्चे कैश इन हैंड और कैश इन बैंक, तो ये तो बैलेंस शीट का आइटम है ना, कैश इन कैश इक्विवेलेंट। नोट नंबर 17 बनाया हुआ है बच्चे मैंने इसके लिए, नोट नंबर 17 सबसे नीचे मैंने ये बनाया हुआ है, तो आप यहाँ दिखा देना कैश इन हैंड। और कैश इन हैंड इसमें कितना दिया हुआ है, 1 लाख। और इसमें कैश एट बैंक कितना दिया हुआ है, 1,30,000। ठीक है बच्चे, यहाँ तक तो कंप्लीट है बच्चे, हमारी डेबिट साइड कंप्लीट हो चुकी है, क्रेडिट बैलेंस कंप्लीट हो चुके हैं, बस एडजस्टमेंट के 2-3 पॉइंट बचे हुए हैं, तो वो कर लेंगे अभी। ठीक है जी, तो हम सबसे पहले P&L स्टेटमेंट के कॉलम क्लोज करते हैं। 1 से लेके 5 तक के कॉलम हमने बनाए थे, ठीक है, उसको क्लोज कर लेते हैं पहले। ये रहा, तो फर्स्ट अदर इनकम का है, इसको क्लोज कर लेते हैं। तो ये कितना आ रहा है, 23,000। सेकंड आ रहा है आपका 5,52,000, 5,52,000। थर्ड आ रहा है इसके अंदर 12,500, 12,500। फोर्थ आ रहा है इसमें 50,000 रुपये डेप्रिसिएशन का। और ये रहा आपका अदर एक्सपेंसेस। ठीक है जी, ये अदर एक्सपेंसेस का है। तो अदर एक्सपेंसेस का हम टोटल कर लेते हैं, देखते हैं कितना आता है। हाँ जी, चलो मैं वैसे ही कर लेता हूँ बच्चे, है ना, मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ आपका। तो ये आपका आ रहा है 60,000 प्लस 19,000 प्लस 4,000 प्लस 15 प्लस 25,700 प्लस 11,750 प्लस 30 प्लस 44 प्लस 10,300 प्लस 30,000 प्लस 10,000। तो ये आपका आ रहा है बच्चे 2,59,750, 2,59,750। ये आपका क्या आ गया, अदर एक्सपेंसेस। तो टोटल हो चुके हैं हमारे P&L स्टेटमेंट वाले, वो दिखा देते हैं यहाँ पे।
नोट नंबर 1, इसका टोटल आया था 23,000। नोट नंबर 2, इसका था हमारे पास 5,50,000। ठीक है जी, 5,52,000। नोट नंबर 3, फाइनेंशियल एक्सपेंस, इसका था 12,500। डेप्रिसिएशन एंड अमोटाइजेशन का था 50,000 रुपये, है ना जी। और इसका कितना था 2,59,750। 2,59,750। ठीक, टोटल कर लेते हैं। ये टोटल कितना हो गया 18,73,000, 73,000, 18,73,000। और इसका कर लेते हैं 6,08,000 माइनस 50,000 प्लस 5,52,000 प्लस 12,500 प्लस 50,000 प्लस 259,750। ये टोटल आ रहा है 14,32,250। 14,32,250। ठीक है जी। इनकम निकाल लेते हैं, वो निकाल लेते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स। माइनस कर दो ए माइनस बी। ए हमारा क्या था इनकम और बी था हमारा टोटल एक्सपेंसेस का। माइनस कर दो इसमें से, तो हमारा प्रॉफिट आ रहा है बच्चे 4,40,750। 4,40,750। एक माइनस 259,750 माइनस, मैं देखता हूँ बच्चे, 1 मिनट रुकना। मैंने शायद प्लस माइनस में कुछ ना कोई गलती करी बच्चे, 1 मिनट में एक बार फिर से काउंट कर लेता हूँ। शायद प्लस माइनस में कोई ना कोई गलती हुई है। 6,08,000 माइनस 50,000 प्लस 5,52,000 प्लस 12,500 प्लस 50,000 प्लस 259,750। तो एक्सपेंसेस का टोटल आ रहा है 14,32,250। ठीक है जी। और यह है 18,73,000। इसमें कुछ ना कुछ पॉइंट एक बार मैं देखता हूँ बच्चे, आंसर ना थोड़ा सा गलत सा आ रहा है, मैं एक बार चेक करता हूँ इसमें। 18,50,000 प्लस 23 1873 आ रहा है। ठीक है। 6,08,050 ये 552 था, ये भी ठीक है।
बच्चे मैंने डेप्रिसिएशन की फ़िगर शायद गलत दिखा दी, डेप्रिसिएशन की फ़िगर शायद गलत है, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। डेप्रिसिएशन 20% आपको बता रहा है क्वेश्चन, 20% है, मैं चेक करता हूँ क्वेश्चन में कितना है। 20% है, इसमें लिखा हुआ है डेप्रिशिएट प्लांट एंड मशीनरी बाय 20%, और प्लांट एंड मशीनरी हमें कितनी दी हुई है, 2.5 लाख। तो 2.5 लाख का 20% अगर मैं निकालता हूँ तो सही आ रहा है, इसका मतलब ये भी 50,000 रुपये। इसका मतलब बच्चे बुक में आंसर गलत दिया हुआ है, एक्चुअली में बुक आंसर दिया हुआ है तो मैं उससे मैच करवा रहा था, तो आंसर गलत आ रहा है, बुक के अंदर आंसर गलत है, हमारा आंसर ठीक है इसका मतलब। ठीक है जी, हमारा आंसर ठीक है, बुक का आंसर गलत है, या फिर इन्होंने 20% दे रखा है लेकिन ये है ये 10%। ठीक है जी, या तो ये 10% होगा, इन्होंने 20% लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर, तो आंसर में थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा, लेकिन हमने 20% जैसा क्वेश्चन किया हुआ है बच्चे, हम उसी हिसाब से कर रहे हैं, तो हमने 20% के हिसाब से लेके चलना है 50,000 रुपये। ठीक है, बुक के अंदर आंसर 10% के हिसाब से सॉल्व किया हुआ है, तो इस वजह से है ना, थोड़ा सा टाइम लग गया मेरे को, अदरवाइज़ तो क्वेश्चन सिंपल है, कुछ ऐसा है नहीं इसके अंदर। तो हम नॉर्मल चलेंगे जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है वैसे। 20% दिया हुआ रेट, हमने 20% रेट ले लिया, इसमें कोई डेट वगैरह भी नहीं दी हुई, अगर कोई डेट दे रखी होती तो हम उसके हिसाब से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेते, बट डेट वगैरह भी नहीं दी हुई तो सीधा 20% लगाना है आपने इसके अंदर। ठीक है, चलिए बच्चे, ठीक है हमारा आंसर। तो मैं इसको ठीक है, बिल्कुल डेप्रिसिएशन 50 है ना, तो हमारा आंसर ठीक आ रहा है बच्चे, ये जो 4,40,750 आ रहा है दैट इज़ करेक्ट। ठीक है, प्रोविज़न फॉर टैक्स 50% टैक्स प्रोविज़न बनाना है आपने, तो 4,40,750, इसका 50%, तो 2,20,375, 2,20,375, 375, तो ये 2,20,375 आपका नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, आ गया। नाउ बच्चे, अब इस नेट प्रोविज़न फॉर टैक्स, ये तो शॉर्ट टर्म प्रोविज़न में जाता है बच्चे, ये बात बताई हुई है मैंने आपको। शॉर्ट टर्म प्रोविज़न के अंदर हम यहाँ दिखा देंगे प्रोविज़न फॉर टैक्स। प्रोविज़न फॉर टैक्स आपका कितना आया था, 2,20,375, 220,375, ये बात हो गई। अच्छा, उसके बाद अब क्या करना है, क्लोज़ करो चीज़ें, ये तो बन चुका है हमारा। अब ज़रा यहाँ देखना, रिजर्व एंड सरप्लस की कहानी देखना बच्चे, ये चीज़ मेरे को आपको समझानी है, बाकी क्वेश्चन कंप्लीट है। अब हमारे जो 3 पॉइंट बचे थे उसमें से मैं आपको समझाता हूँ कौन कौन से पॉइंट हमारे अब रेलिवेंट है। ये 3 पॉइंट बचे थे, एक तो फाइनल डिविडेंड वाला, ठीक है जी, एक आपका रेट ऑफ टैक्स, ये तो हो चुका, फिर एक आपका कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स इसमें बचा हुआ है। पढ़ना ज़रा क्वेश्चन आपसे क्या बोलता है, प्लीज़ ध्यान देना क्या लिखा है। लिखा है फाइनल डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड 15% वाज प्रपोज ड्यूरिंग द ईयर 15-16, और 15-16 था हमारा प्रीवियस ईयर। पिछले साल डिविडेंड कितना प्रपोज हुआ था, 15%। लिखा है विच हैज़ बिन डिक्लेयर्ड एंड पेड ड्यूरिंग द 16-17 एंड ट्रांसफ़र ऑफ 11,644 टू द जनरल रिजर्व वाज प्रपोज बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अब ये क्या पॉइंट बनता है बच्चे, डिविडेंड वाला पॉइंट मैं आपको समझाता हूँ, शायद पिछली वीडियो में रह गया होगा बताना, तो मैं आप उसको एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या पॉइंट है डिविडेंड वाला। ध्यान देना बच्चे मेरी बात पे, मैं एक टाइम पीरियड आपको बना के देता हूँ। 1 अप्रैल 2016 एंड 31 मार्च 2017, ठीक, कैन आई से 16-17 है ना। 1 अप्रैल 2016 से स्टार्ट हुआ, 31 मार्च 2017 को एंड हो गया, इसका मतलब ये प्रीवियस ईयर कौन सा है, 16-17। मुझे एक बात बताओ, चलो एक चीज़ और बताता हूँ, इसके बाद 31 मार्च 2017 के बाद विदिन 6 मंथ, एक मैं डेट एज्यूम कर लेता हूँ 30 सितंबर 2017। पता है कंपनीज एक्ट में एक प्रोविज़न है,
कंपनीज एक्ट 2013 में एक प्रोविज़न है, उसमें ये लिखा हुआ है कि कंपनी को अपनी AGM करानी होती है। और ये बात सबको पता होगी वैसे कि कंपनी की एक मीटिंग होती है जिसको हम कहते हैं एनुअल जनरल मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग, AGM कहते हैं इसको। हर साल होती है कंपनी की। अगर कंपनी को कोई भी डिसीजन लेने होते हैं तो वो इस AGM के अंदर लिए जाते हैं। ठीक है बच्चे, तो कंपनी कितना डिविडेंड पे करेगी ये बात भी कंपनी की AGM में डिसाइड होती है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ध्यान से सुनना, किसी भी कंपनी का डिविडेंड बच्चे 3 स्टेज से होके निकलता है। सुना मैंने क्या बोला? अगर कोई कंपनी डिविडेंड पे करती है तो वो डिविडेंड 3 स्टेजेस से होके निकलता है। पहली स्टेज होती है प्रपोज्ड डिविडेंड, एक हम कहते हैं प्रपोज्ड डिविडेंड। एक होता है बच्चे डिक्लेयर्ड डिविडेंड, और फिर हम कहते हैं पेड डिविडेंड। सुना मैंने क्या बोला? एक तो मैंने बोला प्रपोज्ड डिविडेंड, और दूसरा मैंने वर्ड यूज़ करा डिक्लेयर डिविडेंड, और तीसरा पेड डिविडेंड। क्या मतलब होता है इस बात का? ध्यान से सुनना। डिविडेंड प्रपोज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करते हैं। डिविडेंड प्रपोज कौन करता है बच्चे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। डिविडेंड इज प्रपोज्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑन बैलेंस शीट डेट, क्योंकि कंपनी को अपना P&L स्टेटमेंट बनाना होता है। ठीक है, 31 मार्च को कंपनी का P&L स्टेटमेंट बन जाता है। एक आध दिन ऊपर नीचे हो जाते हैं, वो तो प्रैक्टिकल लाइफ की बात है। चलो ठीक है, तो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिकमेंड करते हैं। क्या बोला बच्चे मैंने ये नहीं बोला कि फाइनलाइज़ करते हैं, मैंने बोला कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिविडेंड रिकमेंड करते हैं कि कितना पे करना है, तो उसको कहते हैं प्रपोज डिविडेंड। प्रपोज कौन करता है? कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कहा जी हम 10% डिविडेंड पे करेंगे, तो ये 10% क्या है मेरा? प्रपोज डिविडेंड। ये कोई फाइनलाइज थोड़ी ना हुआ है, इसको फाइनलाइज करने की पावर शेयर होल्डर के पास होती है। सुनना बच्चे ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ। डिविडेंड जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने रिकमेंड करा है पे करने के लिए, या जिसको हम प्रपोज डिविडेंड कहते हैं, ये डिविडेंड फाइनलाइज नहीं होता। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि ये डिविडेंड फाइनल नहीं है। इसको फाइनलाइज कौन करता है? शेयर होल्डर। और वो शेयर होल्डर कहाँ पे इसको फाइनलाइज करते हैं? कंपनी के AGM के अंदर, जो कि विदिन 6 मंथ कंपनी को करानी होती है। बैलेंस शीट डेट जब क्लोज होती है, ये बैलेंस शीट डेट है मेरी 31 मार्च 2017, यहाँ से लेके विदिन 6 मंथ कंपनी को अपनी AGM करानी होती है। तो उस AGM के अंदर ये डिसाइड होता है कि कंपनी फाइनली कितना डिविडेंड पे करेगी, जिसको हम कहते हैं डिक्लेयर्ड डिविडेंड या फाइनल डिविडेंड। इसको हम क्या कह सकते हैं बच्चे? फाइनल डिविडेंड। फाइनल डिविडेंड का मतलब समझते हो? फाइनली कितना पे हुआ। एक तो हो गया आपका डिक्लेयर्ड डिविडेंड। डिक्लेयर्ड कौन करता है बच्चे? डिक्लेयर, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड बाय शेयर होल्डर इन AGM का मतलब एनुअल जनरल मीटिंग। तो डिविडेंड प्रपोज कौन करता है? कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। लेकिन डिविडेंड फाइनलाइज कौन करता है? कंपनी के शेयर होल्डर। कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर वो फाइनलाइज करते हैं कि कितना पे होना है। और शेयर होल्डर के पास 3 पावर होती है। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। या तो शेयर होल्डर प्रपोज डिविडेंड को एज इट इज़ एक्सेप्ट कर सकते हैं, ध्यान देना, प्रपोज डिविडेंड कैन बी एज इट इज़ accepted. Proposed dividend can be as it is accepted. Second one, it can be reduced by shareholder. और third one, it can be cancelled by शेयर होल्डर। मैं ये कहना चाहता हूँ बच्चे, ध्यान से सुनना, एक बार फिर से मैं बताता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ। बैलेंस शीट डेट को
कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिविडेंड प्रपोज करते हैं कि हम कितना डिविडेंड पे करना चाहते हैं शेयर होल्डर को, क्योंकि कंपनी की मैनेजमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के हाथ में होती है। कंपनी कैसे चलानी है, क्या डिसीजन लेने हैं, वो सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लेते हैं। शेयर होल्डर कंपनी की मैनेजमेंट में इंटरफेयर नहीं करते। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को देखना होता है क्या करना है, क्योंकि पूरी कंपनी की भागदौड़ किसके हाथ में, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के हाथ में, है ना। आप ये भी कह सकते हो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी का ब्रेन होता है। कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन, वो सोच थोड़ी ना सकती है। सोचने का काम किसका होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का। खैर चलो, तो डिविडेंड कितना पे करना है ये कौन डिसाइड करता है, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कब डिसाइड करते हैं बच्चे, बैलेंस शीट डेट को, क्योंकि जब कंपनी के हाथ में P&L स्टेटमेंट आ जाता है, उनको अपने प्रॉफिट पता चल जाते हैं कितने, तो वो उसके अकॉर्डिंगली अनाउंस कर देते हैं कि हम इतना डिविडेंड पे करना चाहते हैं। ठीक है, अच्छा, लेकिन वो फाइनल नहीं होता। वो फाइनल कब होता है बच्चे, AGM में आके। जब कंपनी अपनी AGM होल्ड करती है तो उस AGM के अंदर ये डिसाइड होता है कि कितना डिविडेंड फाइनली पे होगा, और शेयर होल्डर के पास ये पावर होती है कि वो डिसाइड करेंगे कि कितना पे होगा। लेकिन हाँ, वो उस रेट को, ये जो प्रपोज डिविडेंड का रेट है, इसको इंक्रीज़ नहीं कर सकते। शेयर होल्डर के पास पावर क्या है कि या तो ये 10% का डिविडेंड एज इट इज़ उसको एक्सेप्ट कर ले, दूसरा या फिर उसको रिड्यूस कर दे। वो कह दीजिए हमें 10% नहीं चाहिए, हमें तो 6% दे दो, बाकी पैसा आप कंपनी के डेवलपमेंट में लगाओ, हमें मत दो, हम तो वेस्ट कर देंगे इस पैसे को, आप इसको रखो और कंपनी के डेवलपमेंट में यूज़ करो आप उस पैसे को। मतलब प्रपोज डिविडेंड या तो एज इट इज़ एक्सेप्ट हो जाता है, दूसरा या फिर वो जो है रिड्यूस हो सकता है 10% से, या फिर वो कैंसिल हो सकता है। वो कैंसिल भी हो सकता है। ये जो 10% प्रपोज हुआ था, इट कैन बी कैंसल्ड बाय शेयर होल्डर। वो कहते हैं जी हमें पैसा नहीं चाहिए, आप पैसा कंपनी के डेवलपमेंट में लगाओ, तो ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है। मतलब शेयर होल्डर के पास प्रपोज डिविडेंड को इंक्रीज़ करने की पावर नहीं होती, या तो उसको वो डिक्रीज़ कर सकते हैं, या उसको एज इट इज़ एक्सेप्ट कर सकते हैं, या फिर उसको कैंसिल कर देते हैं। उसके बाद अब ध्यान देना, जब ये डिसाइड हो जाता है ना कि कितना डिविडेंड कंपनी पे करती है, प्लीज़ ध्यान देना, डिक्लेयर डिविडेंड। अगर किसी क्वेश्चन में आपको प्रपोज डिविडेंड लिखा हुआ मिल जाए तो वो तो फालतू का पॉइंट है, क्योंकि वो कोई फाइनल डिविडेंड थोड़ी ना है, वो तो रिकमेंडेड है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने रिकमेंड करा है, तो उसकी कोई वैल्यू है नहीं। मतलब सीधी सी बात है, कंपनी के ऊपर उसकी कोई लायबिलिटी नहीं होती है ना। लायबिलिटी क्या बनती है, ये जो डिक्लेयर डिविडेंड है ना कि फाइनली कितना पे करना है, ये कौन डिक्लेयर करता है, शेयर होल्डर। और मान लो शेयर होल्डर ने डिक्लेयर करा जी हमें 6% डिविडेंड पे कर दो, तो लायबिलिटी कितनी बनेगी आपकी, 6%, उसको कहते हैं डिक्लेयर डिविडेंड। फिर कंपनी को वो डिक्लेयर डिविडेंड पे करना पड़ता है। वंस डिविडेंड इज़ डिक्लेयर्ड देन इट इज़ मैंडेटरी टू पे, फिर वो मैंडेटरी हो जाता है पे होना। और कंपनी को ये डिविडेंड विद इन 30 डेज़, जब भी कंपनी की AGM होल्ड की गई होगी, तो AGM कंक्लूड होने के बाद विद इन 30 डेज़, कब, विद इन 30 डेज़ कंपनी को डिविडेंड पे करना होता है। और कितना डिविडेंड पे करना होता है, जो डिक्लेयर हुआ है ना। ये बात समझ आई यहाँ तक। वंस डिविडेंड इज़ डिक्लेयर्ड, वंस डिविडेंड इज़ डिक्लेयर्ड, it becomes liability to the company, it becomes liability to the company। कंपनी को फिर ये डिविडेंड पे करना होता है। जब तक वो प्रपोज है वो कोई लायबिलिटी नहीं है कंपनी का, ये तो बस एक रिकमेंडेड है। लेकिन अगर क्वेश्चन में वर्डिंग लिखी हुई मिल जाए डिक्लेयर डिविडेंड या फाइनल डिविडेंड, तो आप समझ जाना कि ये मेरा लायबिलिटी है, ये मुझे पे करनी है। ठीक, अब बस मुझे इतना बता दो। अब मुद्दे की बात यह है कि क्या मैं करंट ईयर का डिविडेंड करंट ईयर में पे कर सकता हूँ? नहीं कर सकता बच्चे। क्यों? क्योंकि जब तक साल ख़त्म नहीं होगा मुझे पता नहीं चलेगा कि मेरा प्रॉफिट कितना है। ठीक है, बात समझ आई यहाँ तक। और चलो ये चीज़ हो गई कि भाई हमें एक तो प्रॉफिट का भी नहीं पता चलेगा, और फिर दूसरी बात कि जितना डिविडेंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने बैलेंस शीट डेट को रिकमेंड करा है, क्या वो फाइनल है? नहीं बच्चे, वो कैंसिल भी तो हो सकता है, तो उसको लायबिलिटी मानना गलत है। बात समझ आ रही मैं क्या बोल रहा हूँ? प्रपोज डिविडेंड को लायबिलिटी मानना गलत है, तो इसलिए हम प्रपोज डिविडेंड का कोई ट्रीटमेंट नहीं करते, हम डिक्लेयर डिविडेंड का देखते हैं। एक बात और, बस ये समझ आई यहाँ तक। तो मुद्दे की बात क्या है बच्चे कि क्या करंट ईयर का डिविडेंड करंट ईयर में पे हो सकता है या नहीं? नहीं हो सकता, है ना, क्योंकि पे कब होगा? वो यहाँ पर आके, ये विद इन 30 डेज़ AGM होल्ड होने के बाद विद इन 30 डेज़ पे करना होता है। इसका मतलब 16-17 का डिविडेंड 17-18 में जाके पे होगा, हाँ या ना?
बात समझ आई यहाँ तक? और जो कहानी इस साल हुई है वो लास्ट ईयर भी तो हुई होगी। इसका मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ बच्चे कि 16-17 में कौन से साल का डिविडेंड पे होगा? प्रीवियस ईयर का, क्योंकि वो प्रीवियस ईयर में प्रपोज हुआ होगा, लेकिन पे हम इस साल करेंगे। समझ आई यहाँ तक बात मैं क्या कह रहा हूँ? डिविडेंड, करंट ईयर का डिविडेंड कभी भी करंट ईयर में पे नहीं होता, वो नेक्स्ट ईयर में जाके पे होता है। जैसे 16-17 अगर मेरा करंट ईयर है तो 16-17 का डिविडेंड 17-18 में जाके पे होगा, और प्रीवियस ईयर यानी कि 15-16 का जो डिविडेंड होगा वो इस साल पे होगा। तो अगर मान लो मैं ये कहता हूँ आपसे, प्लीज़ सुनना, मेरा करंट ईयर है 16-17 ये है, और इसमें मैंने लिखा हुआ है डिविडेंड पेड, ये इसमें मैंने लिखा हुआ है डिविडेंड पेड। मान लो 1 लाख रुपए मैंने लिखा हुआ है डिविडेंड पेड, ये लिखा हुआ है। अब मुझे बताओ अगर डिविडेंड पेड है 1 लाख रुपए, ये नहीं बताया कौन से साल का है, बस इतना लिखा है कि डिविडेंड पेड इन 16-17 1 लाख, तो क्या आप मुझे ये बता सकते हो ये कौन से साल का डिविडेंड होगा? पे हुआ है 16-17 में, तो ये बात कंफर्म है बच्चे कि ये इस साल का तो नहीं है, ये पिछले साल का होगा। समझ आई मेरी बात मैं क्या बोल रहा हूँ? जितना डिविडेंड हमने 16-17 में पे करा होगा, तो क्या वो 16-17 का डिविडेंड है? नहीं बच्चे, वो कौन से साल का होगा? 15-16 का। समझ आई यहाँ तक? तो ये पॉइंट बनता है। तो अब ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन। अब मुद्दे की बात क्या निकल कर गई, मैं आपको सीधा पॉइंट बताता हूँ कॉन्क्लूड करके कि पॉइंट क्या है। पॉइंट ये है बच्चे कि अगर आपको किसी क्वेश्चन में प्रपोज डिविडेंड लिखा हुआ मिल जाए, प्रपोज डिविडेंड, तो आप ये देखना कि वो प्रपोज डिविडेंड आपको कौन से साल का दिया हुआ है। अगर ये प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का होगा या फिर ये करंट ईयर का होगा। अगर प्रपोज डिविडेंड करंट ईयर का है तो आप इसको इग्नोर कर देना। इग्नोर क्यों कर देना बच्चे? क्योंकि ये इस साल थोड़ी ना पे होगा, वो तो अगले साल पे होगा। लेकिन अगर प्रीवियस ईयर का है तो आप इसको पे करके दिखाओगे। समझ आई यहाँ तक बात? करंट ईयर का तो इग्नोर हो जाएगा और प्रीवियस ईयर का आप पे करके दिखाओगे। आई होप आपको बात समझ आई हो यहाँ तक, ठीक है? और जितना डिविडेंड आप पे करोगे, ये बात आपको पता है, ये मैंने पिछली वीडियो में भी बताई थी कि हम जितना डिविडेंड पे करते हैं कंपनी उसके ऊपर एक टैक्स पे करती है जिसको हम कहते हैं डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, या उसको हम कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स के नाम से जानते हैं। समझ आई यहाँ तक बात? तो ये पॉइंट निकल कर आता है। अब मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ कि क्वेश्चन में आपसे क्या बोल रहा है, ठीक है? फिर हम आगे बात करते हैं। ध्यान देना बच्चे अब क्वेश्चन पे, ये देखना, इसमें लिखा हुआ फाइनल डिविडेंड, मतलब कंफर्म हो चुका है 15% वाज प्रपोज ड्यूरिंग द 15-16। ये कौन सा साल है? पिछला साल। पिछले साल में 15% डिविडेंड प्रपोज हुआ था, ठीक है, जो कि अब फाइनल हो चुका है। एंड आगे क्या लिखा है? विच हैज़ बिन डिक्लेयर्ड, जो कि डिक्लेयर हुआ एंड पे हुआ ड्यूरिंग द 16-17। समझ आई यहाँ तक बात? क्या है कि पिछले साल का डिविडेंड इस साल डिक्लेयर हुआ और पे हो गया, तो ये चीज़ निकल कर आती है। और एंट्री क्या पास करते हैं जब हम कोई भी डिविडेंड पे करते हैं? तो हम एंट्री पास करते हैं बच्चे, हम एंट्री पास करते हैं। ये बात मैंने पिछली वीडियो में भी बताई थी। हम करते हैं डिविडेंड पेड अकाउंट डेबिट टू बैंक, डिविडेंड पेड अकाउंट डेबिट टू बैंक, और दूसरी एंट्री हम पास करते हैं सरप्लस अकाउंट डेबिट, सरप्लस अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड पे, ये एंट्री पास करते हैं। समझ आई यहाँ तक बात? तो अब आप चेक कर लो कि अगर ये एंट्री पास हो चुकी है, प्लीज़ सुनना, डिविडेंड पेड टू बैंक, क्योंकि पिछले साल का डिविडेंड हमने इस साल पे करा है, तो अगर आप एंट्री पास कर चुके हो तो फिर तो वो ट्रायल बैलेंस में आपको नज़र आ जाएगी। और अगर आपने एंट्री पास नहीं करी तो फिर वो ट्रायल बैलेंस में नज़र नहीं आएगी। आपको ये दोनों एंट्री पास करके दिखानी होगी, डिविडेंड पेड अकाउंट डेबिट टू बैंक एंड देन सरप्लस अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड पेड। समझ आई यहाँ तक बात? ये बात मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताई थी। चलिए तो करते हैं अब आगे क्वेश्चन सॉल्व इसका। देखो तो फाइनली, और डिविडेंड किस पे कैलकुलेट होता है बच्चे? पेड अप कैपिटल पे। तो आप ये चेक करो, कंपनी की कैपिटल है कितनी? 10 लाख, ये है ना 10 लाख रुपए। कंपनी की इक्विटी शेयर कैपिटल, पेड अप कैपिटल 10 लाख रुपए है, और कंपनी का जो फाइनल डिविडेंड है प्रीवियस ईयर का वो 15% है।
तो 15% का डिविडेंड अगर हम 10 लाख पे कैलकुलेट करते हैं तो वो 1.5 लाख रुपये आता है। तो एंट्री क्या पास करेंगे, ये रही एंट्री, डिविडेंड पेड अकाउंट डेबिट 1.5 लाख रुपये और टू बैंक 1.5 लाख, है ना जी, टू बैंक 1.5 लाख। और फिर इस 1.5 लाख रुपये को हम सरप्लस से सेट ऑफ कर लेंगे क्योंकि प्रॉफिट में से ही तो पे होता है। समझ आई यहाँ तक बात? तो ये चीज़ है। और फिर इसके ऊपर कंपनी को टैक्स भी पे करना है। ये देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना कि कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स हैज़ टू बी पेड, ये लिखा हुआ है, देखो ये रहा लिखा है कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स 15% प्लस अ सरचार्ज ऑफ 10% प्लस 2% एजुकेशन सेस, 1% हायर एजुकेशन सेस, सब ठीक है। इफेक्टिव रेट कितना है CDT का 20.36%। तो 1.5 लाख रुपये हम डिविडेंड पे कर रहे हैं, तो 1.5 लाख रुपये का 20.36% का आपको CDT भी पे करना है। तो उसकी भी एंट्री क्या पास करेंगे हम, उसकी एंट्री क्या पास होगी, हम बोलेंगे जी CDT पेबल अकाउंट डेबिट या CDT पेड, ऐसे लिख दो, CDT पेड अकाउंट डेबिट टू बैंक, CDT पेड अकाउंट डेबिट टू बैंक। और उसके बाद फिर हम यहाँ लिखेंगे सरप्लस अकाउंट डेबिट, सरप्लस अकाउंट डेबिट टू CDT पेड, सिंपल। और 1.5 लाख रुपए का अगर मैं कितने 15% 20.36%, तो 1.5 लाख का 20.36% तो 30,540 रुपये आता है, 30,540, 30,540। ये निकल कर आता है, ठीक है बच्चे। तो इसको हमें दिखाना है अपना रिजर्व एंड सरप्लस में। अब देखना सारी कहानी कैसे चलेगी। रिजर्व एंड सरप्लस ये रहा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या सरप्लस कहते हैं इसको, है ना बच्चे। इसका कोई ओपनिंग बैलेंस तो हमें नहीं दिया हुआ, ये बात पिछली वीडियो में भी हमने करी थी। इस साल का नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है बच्चे, हमने जो इस साल कमाया है, इस साल हमने प्रॉफिट कमाया है 2,20,375, 2,20,375, 375 टोटल आ गया ये। अब इसका हम एप्रोप्रिएशन करेंगे 22375, है ना जी। इसमें से माइनस करेंगे डिविडेंड पेड, और हमने 1.5 लाख रुपए का डिविडेंड पे करा है, ठीक है जी। और इसमें से माइनस करेंगे CDT पे, प्रॉफिट भी तो कम करेंगे ना। और CDT पेड आया था आपका 30,540, 30,540। और बैंक से भी तो कम करेंगे, बैंक बैलेंस, क्योंकि आप ट्रायल बैलेंस जब आप पढ़ोगे ना तो बच्चे ट्रायल बैलेंस में आपको डिविडेंड से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इसका मतलब वो पे नहीं हुआ, तो हम पे भी कराएंगे और फिर उसको प्रॉफिट से भी सेट ऑफ करेंगे। तो कैश एंड बैंक बैलेंस ये रहा, यहाँ से हम माइनस करेंगे, माइनस डिविडेंड पेड और माइनस CDT पेड। ये हमें गवर्नमेंट को पे करना होता है CDT। डिविडेंड हमने 1.5 लाख रुपए पे करा है और ये हमने पे करा है 30,540, ठीक है जी। ये हमने पे कर दिया, और अगर पे कर दिया तो बैंक बैलेंस से कम करके दिखाओ आप, ठीक है, ठीक है जी। तो आप इसको लेस करके दिखा दो, ये आ जाएगा। तो मैं लेस करके इसको दिखा देता हूँ कितना बचेगा। तो 49,460, 49,460 ये मेरा कैश एंड बैंक बैलेंस आ गया बच्चे, ठीक है। तो आपने क्या करना है, एक तो डिविडेंड पेड अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो ये रहा डिविडेंड पेड अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक कम कर दिया। CDT अकाउंट डेबिट टू बैंक, वो भी कम कर दिया। और इसको कहाँ से सेट ऑफ करा हमने, रिजर्व एंड सरप्लस में प्रॉफिट से सेट ऑफ करना होता है, ठीक है ना। ये चीज़ हो गई आपकी, आई होप समझ आया। प्रॉफिट भी कम हो गया, बैंक बैलेंस भी कम हो गया। अच्छा, फिर इसमें क्वेश्चन एक लास्ट पॉइंट आपसे कह रहा था कि कंपनी को पैसा जो है वो रिजर्व में भी ट्रांसफ़र करना है, कह रहा है हाँ 11,644 हमें जनरल रिजर्व में भी ट्रांसफ़र करना है। तो इसमें से पैसा निकालेंगे, ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व 11,644,
ये लेस करके आप दिखा दो और एक नई हेडिंग आ जाएगी यहाँ पे जनरल रिजर्व 11,644 है ना जी। और P&L का बैलेंस कितना रह गया, P&L का बैलेंस रह गया 28,191, ठीक है 28,191। और ये आपका P&L का बैलेंस है, ये आपका जनरल रिजर्व का बैलेंस है। टोटल कर लो इसको भी। हो चुका है बच्चे क्वेश्चन, अब टोटलिंग करनी रह गई बस। ये आपका आ रहा है 39,835 कैपिटल का टोटल तो 10 लाख ही आ रहा है, इसमें तो खैर कोई चेंज है ही नहीं, ठीक है। ये आपका 2.5 लाख रुपये बोरोइंग्स का टोटल। ये ट्रेड पेबल्स का टोटल 80,000, ट्रेड पेबल्स का टोटल। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स का टोटल 1,20,000। इसके बाद आपका ये अदर करंट लायबिलिटी 6,250। प्रोविज़न फॉर टैक्स ये आपका 2,20,375 375। इसको करेंगे तो 9 लाख। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ये आपका 9 लाख रुपीज़ आ गया। इनटेंजिबल एसेट्स आपका 1,30,000 है ना। और ये आपका कितना आ रहा है 3,91,391। ये कितना आ रहा है बच्चे 1,96,000 है ना जी। रिसीवेबल का टोटल हो गया। शॉर्ट टर्म लोन्स का टोटल हो गया 50,000 लोन्स एंड एडवांसेस। और ये तो हमारा हो ही गया था, ठीक है बच्चे। अब बैलेंस शीट को फिलअप कर लेते हैं। इसका कॉलम का टोटल आ रहा है 10 लाख। शेयर कैपिटल 10 लाख। रिजर्व एंड सरप्लस 7 नंबर, इसका टोटल आ रहा है 39,835। इसके बाद है बच्चे ट्रेड पेबल 80,000 रुपये। नो, ये है मेरा 1 मिनट, हाँ ट्रेड पेबल है 80,000, ठीक है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है 2.5 लाख। नाइन का टोटल देखना बच्चे, 9 का टोटल आ रहा है आपका 1,20,000। 11 का टोटल आ रहा है 6,250। 11 का टोटल है 6,250। 12 का टोटल है आपका 2,20,375। 2,20,375, ठीक है बच्चे। 13 का टोटल आ रहा है 9 लाख। 13 का टोटल है 9 लाख। 14 का टोटल आ रहा है 1,30,000। 1,30,000, ठीक है जी। इसके बाद 15 का जो टोटल आ रहा है 15 का टोटल है 3,91,000। 3,91,000। 16 का टोटल है 16 का टोटल आ रहा है 1,96,000। 17 का टोटल है इसके अंदर 49,460। 49,460। और 18 का टोटल है आपका 50,000, ठीक है जी। अब बैलेंस शीट को मिला लेते हैं, ये आपकी टैली कर जाएगी। 3,91,000 प्लस 196 प्लस 49,460 प्लस 50,000, ठीक है जी। इसके बाद है 9 लाख प्लस 130, तो 17,16,460। 17 लाख ये आ रहा है 17,16,460। 17,16,460। एक बार ज़रा लायबिलिटी साइड का भी टोटल कर लेते हैं हम। 10 लाख प्लस 39,835 प्लस 2.5 लाख प्लस 120 प्लस 80 प्लस 6,250 प्लस 220 375, ठीक है बच्चे। सही आ रहा है आपका आंसर, करेक्ट है। 17,16,460, ठीक है जी। 17,16,460
लाइबिलिटी साइड का, और एसेट साइड का भी 17,16,460। ठीक है जी। तो बच्चे इसको रिवाइज़ कर लेना। ठीक है, बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ आपको।